कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले कैश का मीनिंग। कैश किसे कैसे मालूम है आप लोगों को? क्या होता था? कैश इन हैंड एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। ठीक है, जब भी डेफिनेशन आएगी व्हाट इज कैश तो लिखना होगा कैश इन हैंड एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? हाईली लिक्विड आइटम दैट कैन इजीली बी कन्वर्टेबल इनटू कैश। वो हमारे क्या हो जाएंगे? कैश इक्विवेलेंट। क्या क्या आते हैं कैश इक्विवेलेंट के अंदर? कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कॉमर्शियल पेपर्स। ये जो सारी चीजें मैंने अभी बोली है कैश इक्विवेलेंट की, किसी एक्टिविटी में नहीं जाती, ना ऑपरेटिंग में, ना इन्वेस्टिंग में, ना फाइनेंसिंग में। इनका क्या काम होता है? लास्ट में ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश की जगह पर यूज होगा। ठीक है, क्या क्या है कैश इक्विवेलेंट के अंदर? शॉर्ट टर्म हाई लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। एग्जांपल्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद द बैंक। ठीक है, कैश फ्लो किसे बोलेंगे? फ्लो मींस बोथ इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो। किस चीज के फ्लो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? कैश एंड इट्स इक्विवेलेंट की। तो कैश फ्लो मींस इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कुछ चीजें हैं आपको लगता है कि कैश का फ्लो हो रहा है लेकिन वो कैश का फ्लो होता नहीं है। क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। यानी कि कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो भी आइटम्स थे इनका आपस का ट्रांजैक्शन कैश के फ्लो में काउंट नहीं होगा। ठीक है ना? परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये कुछ भी कैश फ्लो के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है इसमें से? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो हमारा ऑपरेटिंग से हट जाएगा। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, नॉन ऑपरेटिंग है ना वो। नेक्स्ट, इसके बाद में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस आर नोन एज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आएगा? सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और फाइनेंसिंग के अंदर क्या आएगा? दोज एक्टिविटीज व्हिच ब्रिंग्स द चेंजेस इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोइंग फंड। ये किसके अंदर आ जाएगा? आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गया? चले आगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ना तो आपके सिलेबस में है ना ही कंपनीज फॉलो करती है। हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं, कहां से कैश का इनफ्लो होता है और कहां पर कैश का आउटफ्लो होता है, ये डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। अगर फाइनेंशियल कंपनी है तो अलग होगा, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो अलग होगा। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पैसा कहां से आता है उनके पास में? कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, रॉयल्टी, फी, कमीशन रिसीव्ड और इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड। ये सभी क्या है? हमारे ऑपरेटिंग के इनफ्लोज। ऑपरेटिंग के आउटफ्लोज में क्या रहेगा? कैश परचेजेस, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, वेजेस पेड, टैक्स पेड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते थे बच्चों? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये किसके लिए मैंने बताया अभी सारा? नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए। एक बार बताइए, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इनफ्लो में क्या क्या आता है? कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, फी एंड फाइन्स रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, इनकम टैक्स रिफंड। आउटफ्लो में क्या क्या आएगा बोलेंगे तो याद होगा? कैश परचेजेस, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, वेजेस पेड, टैक्स पेड। ठीक है, फाइनेंशियल कंपनीज जैसे बैंक हो गई या ब्रोकिंग कंपनीज हो गई, इनके पास कैश का इनफ्लो कहां से होता है? पैसा कहां से आता है इनके पास? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है,
रिसीट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज और ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय अ स्टॉक ब्रोकर। समझ में आ गया? कैश का आउटफ्लो क्या क्या होगा, कैश कहां कहां पर जाता है फाइनेंशियल कंपनीज का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर? इंटरेस्ट पेड और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। आपने देखा यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड तो लिखा है लेकिन इधर डिविडेंड पेड नहीं लिखा। डिविडेंड पेड सबके लिए कहां पर आता है? फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आ गया समझ में? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ऑपरेटिंग क्लियर है? अगर आपसे 4 एग्जांपल्स पूछे जाए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के 4 एग्जांपल दीजिए तो क्या क्या बताओगे? बोलो, कुछ भी बोल दो, एग्जांपल पूछ रहे हैं। कैश सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल रिसीव्ड, इनमें से कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना? जो आप अपने फॉर्मेट में यूज करते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, वो कुछ नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि उनकी हेडिंग क्या होती है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वहां पर क्यों है वो ऑपरेटिंग के अंदर? क्योंकि वो इनडायरेक्ट मेथड है, उल्टा मेथड है। वहां पर इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आप आइटम्स लिख रहे हो वो कोई भी ऑपरेटिंग आइटम है ही नहीं, वो सारे क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वहां पर फॉर्मेट में, या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती है। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लोज में पैसा कहां से आएगा? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। ठीक है? पैसा कहां जाएगा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स पेड। ठीक है? हाँ जी, रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है? हाँ बिल्कुल सही बात है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग थोड़ी, मैं भी तो इन्वेस्टिंग में बोल रहा हूँ इसको। ऑपरेटिंग में नहीं जाएगी, वहां नॉन ऑपरेटिंग के नाम से जाती है ना ये, वहां से हट जाता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है? आप खुद देखो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ रहे हो, इन्वेस्टिंग में रेंट रिसीव्ड कब आएगा आपको? अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा बिल्डिंग में, तो कौन सी एक्टिविटी है? इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा इसको। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? 4 चीजें बेसिकली मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या क्या? शेयर, डिबेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, 4 चीजें आती हैं फाइनेंसिंग में। इसके अलावा क्या क्या बोला मैंने, एक बार बताओ? डिबेंचर और बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा 2 इनका पेमेंट, क्या क्या पेमेंट है? इंटरेस्ट और लोन और शेयर्स की इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। ठीक है? तो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग और इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, 4 चीजें फाइनेंसिंग के इनफ्लो में आ गई। इंक्रीज हो रही है तो, डिक्रीज हो रही है तो आउटफ्लो में आ जाएगा। शेयर्स डिक्रीज हो रहे हैं, क्या करते हैं आप? फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं। डिबेंचर डिक्रीज होते हैं, फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं। लोन डिक्रीज होता है, फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज होता है, फाइनेंसिंग से माइनस करते हैं। इक्विटी शेयर्स डिक्रीज हो रहे हैं, उसे बोलते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स डिक्रीज होते हैं, उसे बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है? तो ऐसे बच्चे जो फेल होने जा रहे हैं, अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स कम हो रहे हैं उसको लिख देगा रिडम्पशन, बायबैक इक्विटी शेयर्स कम हो रहे हैं उसको लिख देगा वो रिडेम्पशन ऑफ शेयर, तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन जो बच्चा 98 99 पर पहुंच रहा है वो ऐसी गलती करता है, उसके कट जाते हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्या है भाई, यहाँ पर आउटफ्लो में क्या आएगा? पेमेंट ऑफ लोन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और इनकम टैक्स पेड। ठीक है? ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हमेशा हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग होती है? डिविडेंड पेड। ठीक है? यहां तक आ गया समझ में? इंटरेस्ट रिसीव्ड किस में आएगा बताओ? इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग में आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट पेड किस में आएगा? इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड किस में आएगा? इन्वेस्टिंग में। इंटरेस्ट पेड किस में आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल कंपनी किस में आएगा? ऑपरेटिंग में। इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल कंपनी किस में आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा। इंटरेस्ट पेड फाइनेंशियल कंपनी के लिए भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है। ठीक है ना? इसके अलावा रेंट पेड किसके अंदर आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रेंट रिसीव्ड किस में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। परचेज ऑफ बिल्डिंग किस में आएगा? परचेज ऑफ बिल्डिंग बाय रियल एस्टेट कंपनी फॉर सेल, ऑपरेटिंग में। ठीक है? समझ में आ गया इतना?
और इसके अलावा क्या था, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड किस में आएगा? जब आपसे पूछा जाएगा 1 मार्कर में एमसीक्यूज में, तो ऑपरेटिंग नहीं मेंशन करना वहां पर। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड का मतलब है डिविडेंड पेड है, और डिविडेंड पेड किस में आता है? फाइनेंस। अगर आपसे पूछा जाता है कि डिविडेंड पेड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ, तब आपको लिखना है कि, या इंटरेस्ट पेड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ, तो अकाउंटिंग में क्या करते हैं, उसको ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं, फाइनेंसिंग से माइनस करते हैं, तब आपको लिखना है। बात समझे? सवाल दो तरीके से आएगा एक ही चीज के लिए। इंटरेस्ट पेड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में ऐड करना है और फाइनेंसिंग से माइनस करना है। अगर सिर्फ ये पूछ रहा है कि इंटरेस्ट पेड को क्लासिफाई करो किस एक्टिविटी में जाएगा, तो फिर क्या लिखना है? सिर्फ फाइनेंसिंग। प्रपोज डिविडेंड भी सिर्फ फाइनेंसिंग में लिखेंगे। हाँ जी, आ गया समझ में? चले आगे। ये सारा हो गया हमारा। इसमें से कुछ बात कर लेते हैं। परचेज ऑफ गुडविल किसके अंदर लिखेंगे? परचेज ऑफ गुडविल क्या है हमारा? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट किसके अंदर आते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, वो शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड इन्वेस्टिंग, मतलब हमने दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी हो गया। ठीक है। डिबेंचर किस में आएगा? डिविडेंड डिबेंचर्स एक्वायर्ड या परचेज ऑफ डिबेंचर्स किस में आएगा? इन्वेस्टमेंट में आएगा। खाली डिबेंचर्स को मत पकड़ के बैठा करो, नीचे समझ करो। ठीक है ना? ऑफिस एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसके बाद हमने पढ़ा था, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड पर जा रहे हैं, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी इनकम। क्या क्या ऐड करते हैं? सबसे पहले सरप्लस। सरप्लस में वापस चल रहे हैं हम, उल्टा चल रहे हैं, तो सारे रिजर्व ऐड हो जाएंगे, सारे डिविडेंड्स ऐड हो जाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो जाएगा। तीन चीजें हैं मेन में। क्या क्या बोला मैंने? सरप्लस और डिविडेंड और रिजर्व और टैक्स। ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स माइनस हो जाएंगी, इनकम टैक्स पेड माइनस हो जाएगा। बस ये याद रखने को, यहीं पर हो रहा है माइनस, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है सर, जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एक्सपेंस है, या आखिरी में जाकर माइनस हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? सरप्लस आ गया, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट में क्या ऐड करेंगे? प्रपोज डिविडेंड कौन सा ऐड करते हैं? प्रीवियस ईयर का। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का। रिजर्व, चाहे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, कंटिंजेंसी रिजर्व हो, सभी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर करंट ईयर का नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू है टैक्स की, तो वही ऐड हो जाएगी, उसी को आप प्रोविजन फॉर टैक्स मेड और टैक्स पेड मानते हैं। ठीक है। बाकी अगर एडजस्टमेंट में होती है तो फिर हम अकाउंट बनाते हैं, ये हम बात करेंगे आगे टैक्स के बारे में। बैलेंस शीट में दे रखा है प्रोविजन, बात करेंगे अभी टैक्स के लिए आगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पर ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स यहाँ पर माइनस कर देंगे, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स लेस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिल जाएगा। समझ गए? कोई परेशानी किसी को? सर इसमें रिफंड ऑफ इनकम टैक्स माइनस करते और नीचे टैक्स पेड भी माइनस करते हैं एंड में जाके। हाँ जी बिल्कुल। और सर जैसे ये वाला शुरू करेंगे पहले। सर जैसे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन करते हैं, तो हमें अभी मैं कराऊंगा कि आगे नहीं, मैं पूछूंगा मैं वर्किंग नोट निकालना था नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट में निकालूंगा सर। बताइए शुरुआत किससे करेंगे? सबसे पहले सरप्लस। बताओ मुझे, बताओ सरप्लस कितना लिखेंगे? चलो लिख मैं रहा हूं, आप लिखवा दो मेरे से। सरप्लस कितना देगा आपका? 4,36,000। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं, तो बेटा करंट ईयर कितना है? 3,36,000
माइनस प्रीवियस ईयर, अब प्रीवियस ईयर ऑलरेडी माइनस में है, तो क्या हो गया बच्चों ये 4,36,000। समझ में आ गया। प्रपोज डिविडेंड क्या करेंगे आप लोग? 72,000। प्रपोज डिविडेंड ऐड कर दिया आपने 72,000। रिजर्व क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितना है रिजर्व? 90,000। इसके बाद में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या करेंगे आप? ये हमारे लिए क्या है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। तो क्या करेंगे? रिजर्व 1 लाख। ओके, 90,000 क्या था? ओके, इंटरिम डिविडेंड ऐड कर देंगे। कितना है इंटरिम डिविडेंड? 90,000। सर एक अकाउंट्स में किसी बच्चे की लगी होगी। हाँ जी, नेक्स्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है हमारे लिए? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है, ऐड कर देंगे। कितना है हमारे पास? 50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करेंगे? प्लस कर दे। कितना है करंट ईयर का? 1,50,000। अगर यहाँ पर 2 इयर्स का होता तो हम कौन सा वाला लेते? करंट ईयर का लेते। ये क्या है आपका? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। लॉस ऑफ इन्वेंट्री कितना है? 2 लाख। इसके बाद में क्या रहेगा आपका? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड को क्या करेंगे आप लोग? माइनस कर देंगे। कितना है? सही, इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। हाँ जी, इंश्योरेंस यहाँ पर बताया नहीं किसका, वहां पर बताएगा आपको, अभी आगे मत चलो। ठीक है जी, वहां पर यहाँ पर लिखा नहीं है फिक्स एसेट्स का है या गुड्स का है। गुड्स का है तो फिर ऑपरेटिंग में जाएगा, फिक्स एसेट का लॉस हुआ है तो फिर वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। इन्वेस्टिंग में भी जाएगा। क्या करेंगे? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड माइनस कर देंगे। आ जाएगा यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा ये। चले आगे। इसके बाद था हमारा ये फॉर्मेट जो आपका है पेज नंबर 4.60 पर। शुरुआत किससे करते हैं? सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। लेस क्या करेंगे यहाँ से? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। यहाँ तक ये समझ में आ गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या क्या ऐड करना है यहाँ पर? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने। क्या लेस करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या क्या है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में या नॉन कैश चार्जेस के अंदर? डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क यदि अमोर्टाइज हो रहा है तो, यदि डिक्रीज हो रहा है तो। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स का भी आपने देखा होगा, यदि डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे सेल नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? डेप्रिसिएशन मानेंगे। लेकिन अगर लैंड डिक्रीज हो रही है, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा होता, तो लैंड का डिक्रीज क्या माना जाएगा? सेल माना जाएगा। गुडविल, पेटेंट, अमोर्टाइजेशन ऑफ ट्रेडमार्क ये सब ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सब ऐड हो जाएगा। अंडर राइटर्स कमीशन रिटर्न ऑफ या शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। अगर ये रिटर्न ऑफ का मतलब है डिक्रीज होना, अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो ऐड हो गए यहाँ पर। अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। ठीक है। क्या बताया मैंने दो चीजों के बारे में? क्या क्या है ये? क्या आइटम्स बोले मैंने अभी? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। और अगर ये डिक्रीज होंगे तो कहाँ जाएंगे? ऑपरेटिंग में ऐड होंगे। अगर ये इंक्रीज होंगे तो कहाँ जाएंगे? फाइनेंसिंग से माइनस होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा क्या आएगा यहाँ पर? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक। लेस क्या क्या करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आपकी? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम और गेन ऑन सेल ऑफ
इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऐड हुआ था, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर। अभी जैसे आप लोगों का हुआ था मॉक 7 हुआ था, उसमें सारा नहीं बनाना कैश फ्लो, उसने सिर्फ उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सिर्फ ये पार्ट निकाल करके दो। तो एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना था और उसके बाद में सिर्फ यहाँ तक निकालना था, पूरा कैश फ्लो नहीं बनाना था। उसके अंदर करंट एसेट करंट लायबिलिटीज नहीं एडजस्ट करने थे। उसने ये तो बोला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालो, तो आगे नहीं जाना, बस यहीं तक निकाल के छोड़ देना। ठीक है, आ गया समझ में इतना? सर जो शेयरिंग एक्सपेंस और अंडरराइटिंग कमीशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, हाँ जी। और अगर घट रहा है या फाइनेंशियल में अगर बढ़ रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ ऐड होगा, इंक्रीज हो रहा है तो फाइनेंसिंग से माइनस। एक ही चीज को हिंदी इंग्लिश में बोल रहे हो। ऐड करेंगे क्या? डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेकिन क्या चीजें नहीं आएंगी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे कि डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन कोई भी करंट एसेट है सारा आपने ऐड कर दिया। इंक्रीज इन कोई भी करंट लायबिलिटी है वो सब आपने माइनस कर देना, वो भी ऐड कर देना। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस क्या करेंगे? इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने देखा है काफी सारे बच्चे हैं डाल देते हैं, और फिर कहते सर करंट लायबिलिटी तो भी है, वो भी तो ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वो सब करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं होंगी, वो सब लोन की तरह ट्रीट होंगी। शॉर्ट टर्म लोन बोल रहा हूं मैं, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स नहीं बोल रहा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं बोल रहा। जिसको जैसे बोल रहा हूँ वैसे सुनो। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट क्या है? कैश इन कैश इक्विवेलेंट। हाँ जी, वो बैंक में आ जाता है। कैश शॉर्ट टर्म डिपॉजिट क्या है? हमारे बैंक बैलेंस। एडलेस करके क्या मिल जाएगा हमें? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लेस करेंगे इसके बाद इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड कौन सा आएगा? यहाँ पर करंट ईयर वाला आएगा, लेकिन उसमें से माइनस क्या कर देंगे? टैक्स रिफंड करके तब दिखाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आपने पहले क्या किए थे? ऐड किए थे, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे लास्ट में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम स्टार्टिंग में माइनस की थी, यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो क्या मिल जाएगा हमें? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोलिए समझ में आ गया इतना? एक क्वेश्चन करा लेते हैं इसका और आगे चलिए। क्या कर रहे थे? ये करिए जल्दी से, आपको दिए मैंने 5 मिनट। हो गया बच्चों, करें शुरू। सबसे पहले सरप्लस में आपने कितना लिखा? 8 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। फाइनल डिविडेंड क्या करेंगे? कितना है? 1 लाख और प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख कितना है हमारे पास में? 1,10,000। फाइनल डिविडेंड कितना है आपका? एक सेकंड, फाइनल डिविडेंड 1,10,000 है। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे पास कितना है? 1,10,000 है। इसके बाद कॉम्पेंसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्या करेंगे आप? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है या इनकम है? तो माइनस कर देंगे कॉम्पेंसेशन फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर नेचुरल डिजास्टर 75,000। और क्या आएगा स्टार्टिंग में? इनकम टैक्स रिफंड ऑफ टैक्स माइनस हो जाएगा 10,000। क्या आ गया आपका? ये 8, 9, 10 लाख 20,000 से माइनस कर दिया आपने 85,000, तो कितना आ रहा है? 9,35,000 आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद में
डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1,50,000। लॉस ऑन सेल ऐड कर दो, ऐड करेंगे 30,000। गेन ऑन सेल माइनस माइनस करेंगे 90,000। डिविडेंड रिसीव्ड माइनस माइनस करेंगे 20,000। बस बच्चों, क्या आ गया आपका ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आ रहा है, 1085, 1115, 1025, 10 लाख, 5,000। इसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट। 10 मैं यहाँ पर एरो बना रहा हूँ, मैंने देखा काफी बच्चे भी एग्जाम में बनाते हैं, टेस्ट में बनाएंगे तो मार्क्स कटेंगे उसके, आधे से 1 नंबर कट जाएगा, जिसका पूरा सही होगा उसका भी। ठीक है, तो एरो ना बनाया करें। डिक्रीज इन करंट एसेट, चलिए मैं भी नहीं बना रहा। डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट ऐड कर देंगे 40,000 और 70,000। इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे 10 और 60,000। क्या आ गया हमारे पास, 10,45,000 आ गया। इसे क्या बोलेंगे आप लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश फ्लो फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दो। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे, कितना बताओ, 1,20,000 इनकम टैक्स पेड आ रहा है 1,20,000, रिफंड कितना है 10,000। वो तो हमने ऊपर माइनस कर दिया था ना, डबल यहाँ पर भी नेट ऑफ रिफंड लेंगे, यहाँ पर माइनस। हाँ जी ठीक है। इनकम टैक्स कितना लिखा मैंने यहाँ पर, टैक्स पेड कितना है 120 है, रिफंड को यहाँ पर माइनस करके लिखते हैं, फॉर्मेट भी क्या लिखा था, नेट ऑफ रिफंड। और क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो पहले आपने लेस की थी वो यहाँ पर वापस ऐड हो जाएगी। कॉम्पेंसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर कितना है 75,000। ठीक है जी, तो कितना आ रहा है भाई देखो जरा, 10 लाख 10 हजार। 10,10,000 आ गया, चेक कर लिया टोटलिंग में, हो जाएगा। सर तो रिफंड ऑफ टैक्स को 2 बार माइनस करेंगे ऊपर। भाई माइनस नहीं हुआ है, मैं कायदे से देखा जाए तो ऐड होता है, मेरे से गलत मत बोलो ऐड हाँ मतलब भाई नहीं, प्लस हो रहा है, नेट ऑफ रिफंड माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पर। हाँ जो रिफंड आ रहा है हाँ, तो माइनस माइनस कायदे से देखा जाए प्लस है, ठीक है, दोनों जगह माइनस में कैसे बोल दूंगा। ठीक है जी, आ गया समझ में, चले आगे, जल्दी कर लीजिए इसको। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। इसके बाद इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं, ऑपरेटिंग में ही आता है इनकम टैक्स, 3 तरीके से यूज होता है, एक बार फिर से बता देता हूँ। हो गया, चलिए इनकम टैक्स के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई है, बैलेंस शीट के नीचे सिर्फ एक ही जगह दिया गया है, ध्यान देना। तो कहाँ कहाँ जाएगा, सोचो आप पहले कर चुके हो ऑलरेडी, बताओ कहाँ कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा और ऑपरेटिंग जैसे ही माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही जगह है और खाली इनकम टैक्स लिखा हुआ है, तो वही 2 जगह जाएगा, पहले सरप्लस में ऐड हो जाएगा और लास्ट में ऑपरेटिंग से इनकम टैक्स पेड के नाम से माइनस हो जाएगा। अगर बैलेंस शीट के अंदर दिया गया है, सेकंड स्टेप क्या हो गया, सेकंड प्रोसेस क्या है, यहाँ पर आपका बैलेंस शीट के अंदर दिया गया है करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का,
किस नाम से लिखा होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो करंट ईयर का क्या करेंगे? Provision for tax made. सरप्लस के साथ हम ऐड कर देंगे किस नाम से? Provision for tax. प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। और प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे आप? Tax paid minus. इन ऑपरेटिंग के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आप इसे माइनस कर देंगे किस नाम से? टैक्स पेड के नाम से। ठीक है जी। सिंगल वैल्यू है तो वही दो जगह जाएगी, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगी और ऑपरेटिंग से ही माइनस हो जाएगी। अगर बैलेंस शीट के अंदर 2 इयर्स का डाटा है तो करंट ईयर का ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग के लास्ट में Minus. माइनस हो जाएगा। थर्ड, अगर एडजस्टमेंट के साथ बैलेंस शीट है तो क्या करते थे हम लोग? फिर अकाउंट बनाते थे। यहाँ पर लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स और नीचे एडजस्टमेंट में आपका लिखा होगा, ये करंट ईयर ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं 50,000, 30,000 और यहाँ पर लिखा है टैक्स पेड 20,000। ठीक है, या टैक्स पेड 40,000। तो फिर क्रेडिट साइड का है टैक्स को। Tax probability. टैक्स पेड मान लेते हैं 40,000। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा आपको? अकाउंट बनेगा। अकाउंट कैसे बनेगा? अकाउंट आपका नेचर क्या होगा इसका? एसेट या लायबिलिटी? Liability. लायबिलिटी होगी। बताइए आप मुझे, प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा? Credit. क्लोजिंग बैलेंस किस साइड आएगा? Debit. बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 30,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? यहाँ पर दो बातें होंगी, टैक्स पेड या प्रोविजन मेड। टैक्स पेड है तो किस साइड आएगा? Debit. किस नाम से? Income tax. बैंक के नाम से। और प्रोविजन मेड है तो किस साइड आएगा? Provision for tax. क्रेडिट साइड में आएगा, किस नाम से? Statement of the income. प्रोविजन मेड। सही है। यहाँ पर टैक्स पेड कितना है? कितना हो गया? -30 कितना आ गया? बोलो, समझ गए? So वो tax provided होता तो credit का आ जाता. प्रोवाइडेड या प्रोविजन मेड एक ही बात है। टैक्स पेड जो यहाँ से निकला, फिर आप ऊपर से कोई वैल्यू नहीं उठाएंगे, ना करंट ईयर की, ना प्रीवियस ईयर की, ना एडजस्टमेंट वाली। सारी वैल्यूज कहाँ से उठाई जाएंगी? अकाउंट से। जो भी अकाउंट बन गया वो कोई भी वैल्यू कैश फ्लो के अंदर अकाउंट से उठाई जाएगी, बैलेंस शीट से या एडजस्टमेंट से नहीं। टैक्स पेड कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग के लास्ट में आप लेस कर देंगे। और प्रोविजन मेड कहाँ जाएगा? Operating. ऑपरेटिंग में सरप्लस के साथ आप प्लस कर देंगे। बोलो, आ गया? समझ गए? नोट कर लिया आप लोगों ने? करना है किसी को तो 2 मिनट दे रहा हूं। ऑलरेडी वैसे लिखा हुआ होगा, मैंने स्पेशली जब ये कराया था क्लास में तो बुक के पेज लास्ट पेज पर लिखने को बोला था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं। इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे? परचेज हो रहे हैं, परचेज यहाँ पर कैश का आउटफ्लो होगा, माइनस हो जाएगा। सेल हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, इनफ्लो होगा। इसके अलावा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे होने वाली इनकम भी, जैसे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब चीजें आपकी क्या होंगी? इनकम होगी, यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो क्या क्या ऐड होगा? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। सही है। क्या क्या माइनस करेंगे? परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, जैसे इंश्योरेंस क्लेम, अगर वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दे किस चीज के लिए मिला है, फिक्स्ड एसेट्स का मिला है, तब यहाँ पर आएगा। ठीक है। स्पेसिफाइड नहीं है तो ऑपरेटिंग Minus. हाँ जी, हो गया। यहाँ पर नोट करना है, बुक में है, पेज नंबर 4.60 पर ही है। इसके बाद में फिक्स एसेट का अकाउंट बनाने के 2 मेथड हैं। एक था कॉस्ट मेथड जिसमें 2 अकाउंट बनते हैं, एक मशीनरी का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। दूसरा
रिटन डाउन वैल्यू मेथड जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताइए, अब तो आप लोग सीख चुके हैं कहाँ पर वैल्यूज आएंगी। फिक्स एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस किधर लिखोगे, किस नाम से, बैलेंस बीडी। क्लोजिंग बैलेंस किधर लिखोगे, बैलेंस सीडी। क्रेडिट साइड में सेल किस साइड लिखेंगे, सेल से लॉस हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्रेडिट में, गेन हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से गेन ऑन सेल। डेप्रिसिएशन दो तरह के डेप्रिसिएशन होते हैं, एक होता है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, एक होता है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आएगा कौन सा वाला आएगा, आप शांत रहो। डेप्रिसिएशन में बता रहा हूँ दो होते हैं, उसमें मैंने कहीं कोई करंट ईयर का नाम नहीं लिया, मैंने दो बोले, एक बोला डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, एक बोला डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। उसमें से कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर आएगा यहाँ पर। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड का क्या काम होगा, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकालने के काम आएगा। जैसे मशीनरी की, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार। ओपनिंग बैलेंस कितना किस साइड लिखूं, डेबिट साइड में आ जाएगा 860, क्लोजिंग बैलेंस कहां पर आएगा 950, क्रेडिट साइड में आ जाएगा 950। मशीनरी आपने सेल की 25 में, जिसकी क्या कौन सी वैल्यू दी गई है यहाँ पर, रिटन डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू, एक ही बात है। 20 की मशीनरी आपने बेची 25 में, तो यहाँ पर सेल में क्या लिखोगे, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, कितने का, लॉस यहाँ पर है नहीं। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, मतलब चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 40,000। तो सबको ऐड करो, उसमें से माइनस कर दो बैलेंस शीट फिगर, ये साइड शॉर्ट आ रही है, क्या लिखेंगे इसे, बैंक के नाम से क्या लिख देंगे, हो जाएगा, कोई परेशानी इसके अंदर, ठीक है। इसी में डिफरेंस क्या होता है, यहीं पर बच्चों अगर रिटन डाउन वैल्यू की जगह कॉस्ट होता, कॉस्ट ऑफ ₹40,000 और विद इट्स डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000, तब क्या करते, तब प्रॉफिट होता है लॉस होता है, बताओ कैलकुलेट करके। मशीनरी जो बेच रहे हैं इस बार रिटन डाउन वैल्यू नहीं दी गई है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या दी गई है इस बार, उसकी कॉस्ट दी गई है, कितनी दी गई है 40,000। तो क्या करोगे, 40 - 25 कितना आ जाएगा लॉस, 15 आएगा लॉस। यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा पहले, अगर कॉस्ट दिया है तो पहले उसका डेप्रिसिएशन माइनस करो, 30,000 को कंपेयर करो 25 से, तो 5,000 का लॉस आएगा। तो कॉस्ट दिया है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, कॉस्ट नहीं है रिटन डाउन या बुक वैल्यू तो सीधा सीधा कंपेयर कर लेते, ठीक है ना, समझ में आ गया। कॉस्ट है तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी बुक वैल्यू फाइंड करो, तब सेल से कंपेयर करो, बुक वैल्यू है तो सीधा सीधा सेल से कंपेयर करो। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सेल को किससे कंपेयर करना है, सेल को सेल से कंपेयर करना है, सेल को बुक वैल्यू से कंपेयर करना है। बुक वैल्यू नहीं दी गई, कॉस्ट दी गई है, तो फिर कैसे निकालोगे बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन माइनस। समझ में आ गया। प्रॉफिट और लॉस एक बार फिर से बोलो, यस सर, बोले वो बोला, सेल को किससे कंपेयर करना है, प्रॉफिट निकालने के लिए खुद से बोलो, किसको किससे कंपेयर करना है, सेल से बुक वैल्यू को कंपेयर करना है, ना कि कॉस्ट से। अगर कॉस्ट दी गई है तो पहले उसको माइनस करके बुक वैल्यू बना दो, ठीक है। अब है हमारा कॉस्ट मेथड। कॉस्ट के अंदर क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस इधर ही लिख देते हैं, चलो ये लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। सेल पहले भी क्रेडिट में था, अभी भी क्रेडिट में है, लॉस पहले क्रेडिट में था, अभी भी क्रेडिट में है, गेन पहले डेबिट में था, अभी भी डेबिट में है, परचेज पहले डेबिट में था, अभी भी डेबिट में है। सिर्फ क्या चेंज होगा यहाँ पर, यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इस बार पिछली बार कौन सा डेप्रिसिएशन था यहाँ पर, इस बार डेप्रिसिएशन आएगा लेकिन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर नहीं आएगा। कौन सा आएगा,
इसे लिखेंगे एक्यूमुलेटेड, कौन सा है ये, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। ये है दोनों में फर्क, ये डिफरेंस है बस दोनों में, ये वैल्यू लगे यहाँ पर, ठीक है ना। बात ये भी है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी वहां पर कौन सा है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद है, यहाँ पर कौन सा है, कॉस्ट पर। हाँ जी, ऑन एसेट सोल्ड, जो एसेट सेल कर रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। इधर क्या आएगा आपका, मशीनरी के नाम से आ जाएगा, क्या लिखोगे, क्या है ये, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, ये यही वाला है। जो पहले यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज था वो कहां पर होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में, चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कोई परेशानी, जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, यहाँ पर बनाओ, कौन सा मेथड से बनाओगे, कॉस्ट से, रिटन डाउन से, जो आप बोल रहे हो। कॉस्ट से बनेगा, मैं बोल रहा हूँ रिटन डाउन, करो जल्दी से। फिक्स्ड एसेट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। यहां पर आएगा आपका परचेज, इधर आएगा आपका मशीनरी के नाम से क्या आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, इधर आएगा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, सेल और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यही वाला होगा यहाँ पर, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस कितना है मशीनरी का, 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,10,000। मशीनरी कॉस्ट दी गई है यहाँ पर, मैं सीधा कंपेयर कर दूं इसको, प्रॉफिट निकालने के लिए, लॉस निकालने के लिए, लॉस कितना आ रहा है, नहीं कर सकते कॉस्ट को सीधा कंपेयर, क्या बताया था, किसको कंपेयर करना है, सेल वैल्यू से, सेल वैल्यू को कंपेयर करना है बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, मशीनरी की कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, कितनी होगी बुक वैल्यू, 16,000 की मशीनरी आपने बेची 24 में, 20,000 में, तो क्या हो गया आपको, सेल हो गया 20,000 का, तो गेन आ जाएगा आपका डेबिट साइड में। लॉस यहाँ पर आपका है नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, जो मशीनरी सेल की उसका डेप्रिसिएशन 24,000, ये आ गया आपका 4,94,000 माइनस 4,04,000, एक मिनट, वो 4,20,000, 4,20,000, सॉरी 4,20,000, तो क्या आ गया 4,64,000 माइनस 4 लाख, तो क्या आ जाएगा बैलेंस आपका, सेल लिख दिया हमने 20,000 ऑलरेडी, 464 माइनस 4 लाख, क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर में हमारा, गेन, सॉरी गेन क्यों काट दिया, गेन क्यों काट दिया, कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर में, 60,000। आ गया समझ में, हो गया क्लियर, ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, 134 माइनस 1 लाख, तो पेटेंट का अकाउंट बनाइए इसके बाद जल्दी से, पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस 280, क्लोजिंग बैलेंस 160, राइट ऑफ हो रहा है, क्या नाम लिखेंगे,
स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल रिटर्न ऑफ कितना है हमारा 40,000। प्रॉफिट किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। 20,000 कितना है 3 लाख माइनस 2 लाख, क्या बच गया बच्चों, उसे क्या लिखोगे, सेल आ गई 1 लाख। अब यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इनफ्लो में और आउटफ्लो में देखो क्या क्या लिखोगे, जल्दी करो। इनफ्लो में क्या लिखोगे, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ पेटेंट, और आउटफ्लो में क्या जाएगा, बस कर दो, हो गया। लक्ष्य करो बैठ के, गर्दन हिला रहा हूं बस। 1 लाख सेल ऑफ पेटेंट, सेल ऑफ मशीनरी 20,000, परचेज ऑफ मशीनरी कितना निकला था 60,000। आंसर क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 60,000। ठीक है, हो गया, कर लिया, आगे चले। राइट ऑफ भी तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, सारे लॉस कहाँ जाते हैं, पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो कहाँ लिखते हैं लॉसेस को, पी एंड एल अकाउंट। ऑपरेटिंग में यूज होगा, इसलिए तो यूज होगा क्योंकि ये पी एंड एल में जा रहा है, राइट ऑफ हो रहा है। ठीक है, सरप्लस वाली चीजें वापिस साइड होंगी। हो गया सभी का, इन्वेस्टिंग खत्म हमारा। इसके बाद में एक और कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से। इन्वेस्टिंग के अंदर फिक्स एसेट का अकाउंट बनाइए और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाइए। फिक्स एसेट्स के साइड ओपनिंग बैलेंस कौन से मेथड से बन रहा है, फिक्स एसेट रिटन डाउन या कॉस्ट, ओपनिंग बैलेंस 875, क्लोजिंग बैलेंस 1190। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, अच्छा डेप्रिसिएशन किस साइड जाएगा यहाँ पर फिक्स एसेट में, क्रेडिट साइड में। कितना है डेप्रिसिएशन, अब यहाँ से क्या निकल गया, कितना आया, डेबिट साइड में शॉर्टेज आ रही है तो क्या लिखेंगे इसको आप, परचेजेस। कितना आ रहा है परचेज आपका, आ गया सभी का। इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस 5। क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट द बिगिनिंग सोल्ड एट अ 10% प्रॉफिट। सेल किस साइड लिखेंगे, कितना सेल कर रहे हैं, हाफ, हाफ कितना हो गया 125 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो कितना आ गया 137,500। और गेन किस साइड आएगा, डेबिट साइड में आएगा। गेन ऑन सेल कितना है, गेन 12,500। तो क्या आ गया यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में, परचेजेस आपका आ जाएगा। अब इन्वेस्टिंग में क्या क्या जाएगा, दोनों परचेज फिक्स एसेट का और इन्वेस्टमेंट का माइनस कर दोगे और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी कर लीजिए फिर। सर ये बताओ, जो आप है नेक्स्ट है इसके बाद में बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर 4 आइटम्स बताए थे, वापस बोलो क्या क्या चीजें थी। शेयर, डिबेंचर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। इंक्रीज हो रहा है ऐड हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड माइनस हो जाएगा। शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, शेयर्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों को ऐड करके लिख दोगे। अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे। डिबेंचर्स लास्ट ईयर थे 5 लाख, करंट ईयर में हो गए 3 लाख, क्या बोलेंगे इसको, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना, 2 लाख। और एडजस्टमेंट में लिखा है डिबेंचर्स आर रिडीम एट 5% प्रीमियम, तो कितना दिखाओगे,
डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, तो कितना अमाउंट दिखाओगे डिबेंचर्स में? 1,00,000 2,10,000। डिबेंचर 2 लाख के रिडीम हो रहे हैं, 5% का प्रीमियम भी दे रहे हैं, 2 लाख का 5% 10,000 भी दे रहे हैं, 2 लाख भी वापस कर रहे हैं, तो टोटल आउटफ्लो कितना हो रहा है? 2,10,000। समझ में आ गया? ऐड करके दिखा दो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। सर एक बार प्रीमियम वाला पॉइंट बता दीजिए। अगर शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिबेंचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐड करके लिख देंगे। डिबेंचर्स हमारे लास्ट ईयर थे 5 लाख, करंट ईयर हो गए 3 लाख, तो क्या बोलेंगे? रिडीम कितने हो रहे हैं हमारे डिबेंचर्स? 2 लाख। और एडजस्टमेंट में बोला है कि रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%, तो कितना पेमेंट करोगे आप? 2 लाख तो डिबेंचर्स की पेमेंट कर रहे हैं, साथ में क्या पे करेंगे? 5% प्रीमियम का, तो कितना पे करेंगे? 2,10,000। डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 2 लाख रिडीम एट 5% प्रीमियम, तो 2,10,000 आप माइनस करेंगे यहाँ पर पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितना लिख देंगे? 2,10,000 रुपए। सही है। इसके बाद में इश्यू ऑफ शेयर्स क्लियर है, प्रीमियम है तो ऐड करके, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्लियर है, प्रीमियम है तो ऐड करके, डिस्काउंट है तो माइनस करके, लोन इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स माइनस करेंगे, इक्विटी शेयर डिक्रीज हो रहे हैं तो बायबैक बोला जाएगा, माइनस कर देंगे, लोन की पेमेंट है बैंक ओवरड्राफ्ट की, कैश क्रेडिट की, लॉन्ग टर्म लोन की, माइनस कर देंगे, डिविडेंड पेड माइनस करेंगे, प्रपोज डिविडेंड कौन सा वाला? प्रीवियस ईयर वाला, इंटरिम डिविडेंड पेड ऐड कर देंगे, फाइनल डिविडेंड पेड ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स लेस करने हैं ये सारे। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी जो भी यूज में सब लेस करनी है, और क्या करेंगे? लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ में आ गया? यस सर। तो क्या मिल जाएगा लास्ट में? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अंदर एक चीज और याद रखिएगा, इशू ऑफ बोनस शेयर्स बोला है। क्या बोला है? इशू ऑफ बोनस शेयर्स, और शेयर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या बोनस शेयर्स आएंगे? नहीं। बोनस शेयर्स का मतलब होता है फ्री में शेयर्स देना, जब आप फ्री में शेयर्स दे रहे हैं तो कैश का कोई फ्लो नहीं हो रहा, तो इशू ऑफ बोनस शेयर्स नहीं आते। इसके अलावा क्या नहीं आता? इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे मशीनरी परचेज की और हमने शेयर्स इशू कर दिए, तो वो इशू ऑफ शेयर्स भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि शेयर तो इशू है लेकिन कैश नहीं आया। क्या आया? मशीनरी। प्रमोटर्स को शेयर इशू कर दिए फॉर देयर सर्विसेज, यहाँ पर नहीं आएगा। अंडर राइटर्स को शेयर इशू कर दिए, वो भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो कौन सी वैल्यू के ऊपर करेंगे? अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ओपनिंग वैल्यू के ऊपर, प्रीवियस ईयर के ऊपर। चेंज अगर एंड में है तो ओपनिंग के ऊपर, चेंज अगर बिगिनिंग में हुआ है तो इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा? क्लोजिंग के ऊपर लगेगा। उल्टा चलेंगे, चेंज अगर बिगिनिंग में हुआ है तो इंटरेस्ट किस पर लगाओगे? क्लोजिंग के ऊपर। चेंज अगर एंड में हुआ है तो इंटरेस्ट किसके ऊपर लगाओगे? अप्रैल टू मार्च का ईयर है, चेंज हुआ है जुलाई में, तो बिगिनिंग वाली वैल्यू पर लगाएंगे अप्रैल टू जुलाई 3 महीने का, और एंड वाली वैल्यू के ऊपर लगाएंगे जुलाई टू मार्च 9 महीने का। समझ में आ गया? वर्बली बता दीजिए यहाँ पर, शेयर्स इंक्रीज डिक्रीज, क्या सर? शेयर इंक्रीज प्लस होगा माइनस होगा? प्लस हो जाएगा। डिबेंचर्स यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा। प्रीमियम यहाँ पर, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर, प्लस इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना लेंगे? 5,000 दिया हुआ है यहाँ पर कैलकुलेट करके, करंट ईयर में करंट ईयर का ही लेंगे। अगर हम कैलकुलेट करते 10% निकालते तो वो इसका निकालते तो 15,000 आता है। ठीक है ना? लेकिन जब गिवन है इंटरेस्ट तो कौन सा वाला आएगा? फिर करंट ईयर वाला। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स बैंक ओवरड्राफ्ट तो 15,000 लेंगे, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स यहाँ पर दिया हुआ है 10,000। आ गया समझ में? ये माइनस हो जाएगा। जल्दी करिए फटाफट, करो इसको जल्दी। सर अगर इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स गिवन नहीं होता तो करंट पे लगता है प्रीवियस पे? ओपनिंग वैल्यू पर लगता है। ठीक है। यहाँ पर हमारे इक्विटी शेयर्स इंक्रीज तो हो रहे हैं लेकिन आएंगे नहीं, रीजन बोनस है।
और ये बोनस का रेशियो भी 2:1 के रेशियो में ही आ रहा है, मतलब जिसके पास 2 शेयर है उसको कंपनी बोनस का 1 देगी। पहले से कितने 10 है तो उसको आधा यानी कि 5 देगी, तो 10 को 5 दे रही है, तभी वो एंड में कितना हो गया 15 हो गया। तो ये सारा का सारा शेयर्स इंक्रीज हुआ है ड्यू टू बोनस, ये नहीं आएगा। अगर यहाँ पर 15 की जगह 17 होता तो 5 तो हमारा इंक्रीज हो रहा है बोनस के लिए, तो फिर 2 लाख आ जाता। डिबेंचर्स यहाँ पर हमारे रिडीम हो रहे हैं, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। डिबेंचर्स यहाँ पर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड माइनस हो जाएगा, डिविडेंड पेड माइनस हो जाएगा। तो 2 लाख प्लस कर दिया, 1 लाख माइनस कर दिया, 10,000 माइनस कर दिया, 50,000 माइनस कर दिया, क्या आ गया 40,000 आ गया, हो गया। सर वो आपने जो बोनस का लास्ट में बोला था तो बोनस का मतलब है फ्री में शेयर दे रहे हैं, ये नहीं दिखाएंगे। रेशियो देख लो ना 2:1, 10 से 5 का रेशियो अलग होता है। रेशियो मैंने बताया यहाँ पे 15 की जगह 17 होता तो नहीं दिखा, 2 लाख रुपए दिखाते। नेक्स्ट ये करिए इसके अंदर जल्दी से। देखिए बच्चों वापस मैं बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 2 लाख प्लस कर देंगे 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करेंगे रिडीम करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम करेंगे 5% के प्रीमियम पर, तो कितना पैसा वापस करेंगे 2,10,000। समझ में आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा इंक्रीज हो रहा है तो 40,000 ऐड हो जाएगा, इसी के साथ ऐड कर सकते थे आप 40,000, 2,40,000 लिख सकते हो। डिबेंचर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, क्या बोलेंगे आप इसको इश्यू ऑफ डिबेंचर प्लस हो जाएगा कितना 1 लाख डिस्काउंट डिस्काउंट तो नहीं है नीचे मेंशन कुछ किया हुआ नहीं है। इंटरेस्ट यहां तक आ गया समझ में। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कितना देंगे 15% किसके ऊपर देंगे 7 ओपनिंग वैल्यू का 15% कितना हो गया 1,05,000 इंटरिम डिविडेंड आ गया आपका 7 लाख का 15% 1,05,000। सही है। जब इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दे रहे हो तो ये तो मस्ट हो जाता है कि आप प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी दोगे। किसके ऊपर लगाएंगे ओपनिंग वैल्यू का 12% कितना आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड 60,000, ये भी माइनस हो जाएगा। यहां तक आ गया समझ में। ये पॉइंट हो गया, पॉइंट एक बार चेक कर लिया करो। प्रेफरेंस शेयर्स का भी हो गया, डिविडेंड दे दिया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी दे दिया हमने। न्यू शेयर्स आपने इशू किए लास्ट डेट को, मतलब ओपनिंग वैल्यू पर ही दिया डिविडेंड। और डिबेंचर्स भी आपने इशू किया लास्ट डेट को, मतलब डिबेंचर्स पर भी क्या देना है इंटरेस्ट देना है। किस वैल्यू के ऊपर देंगे ओपनिंग वैल्यू के ऊपर देंगे। डिबेंचर्स का 12% कितना है भाई यहाँ पर 12% 3 लाख का कितना हो गया 36,000। क्या बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है भाई 36 बोलो समझ गए। आ जाएगा यहाँ से, ये आ रहा है आंसर। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्लियर हुआ अभी। सही बुक का कुछ हाँ जी सारे बुक के हैं, कुछ भी अलग नहीं है।